आज हम एमए उत्तरार्ध के 7वें प्रश्न पत्र में आर्थिक विचारों के स्रोतों का अध्ययन करेंगे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आर्थिक विचार मुख्य रूप से पाश्चात्य देशों की देन है, लेकिन यह विचार सही नहीं है। भारत का भूतकाल अत्यंत उज्जवल रहा है और आर्थिक विचार उतने ही व्यापक रहे हैं जितने पाश्चात्य देशों के विचार। यही नहीं, वे आधुनिक विचारों के समान भी थे। प्राचीन भारत के आर्थिक विचार आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं हैं और वे कुछ थोड़े से नैतिक उपदेशों के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं, ऐसा माना जाता है। आर्थिक समस्याओं पर भारत में प्राचीन काल से ही विचार किया जाता था। भारतीय विचारकों ने रिकॉर्डों या जो भी मौलिक तथ्य थे उनका प्रतिपादन नहीं किया, क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण था यथार्थवादी था। आर्थिक समस्याओं के क्षेत्र में उनका व्यावहारिक दृष्टिकोण होना स्वाभाविक था। पाश्चात्य विचारकों ने जहां भौतिक साधनों की वृद्धि को ही अपने जीवन का उद्देश्य बताया, वहीं भारतीय मनीषियों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की परिकल्पना की थी। इसीलिए उन्होंने अर्थ के साथ साथ धार्मिक, सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक विचारों के साथ ही आर्थिक विचारों पर जोर दिया। भारतीय आर्थिक विचारों के स्रोतों का अध्ययन करने के लिए हमें प्राचीन काल में जो सामग्री मिली है उनका अध्ययन करना होगा। सबसे पहले ऐतिहासिक स्रोत की हम बात करेंगे। प्राचीन भारत के प्रमुख स्रोत शिलालेख, मुहरें, सिक्के आदि के कारण तत्कालीन समाज में आर्थिक विचारों का ज्ञान होता है। हमें गुप्तकालीन सिक्कों से ही पता चलता है कि गुप्तकाल भारत का स्वर्ण युग कहलाता था। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अवशेष वहाँ के व्यापार विनिमय की स्थिति और उद्योग धंधों को प्रकट करते हैं। दूसरा आता है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अध्ययन से ही प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारों की हमें जानकारी मिलती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में इनके अलावा उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ इत्यादि में भी हमें आर्थिक विचारों के बारे में जानने को मिलता है। व्यवसायों की जानकारी मिलती है, व्यापार विनिमय के बारे में हम जान पाते हैं। तीसरा आता है स्मृति साहित्य। प्राचीन काल में स्मृति की संख्या 100 से भी अधिक थी। इनमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, गौतम स्मृति, पराशर स्मृति प्रमुख है, जिनमें प्राचीन आर्थिक विचारों के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। चौथा है पुराण साहित्य। पुराण साहित्य में महाकाव्यकालीन विचारों का इतिहास का समावेश है। रामायण और महाभारत जैसे पुराणों का अगर हम अध्ययन करें तब हमें प्राचीन आर्थिक विचारों की जानकारी मिलती है। रामायण व महाभारत के लोगों के आर्थिक जनजीवन कैसा था, इसकी विस्तृत जानकारी इन ग्रंथों के माध्यम से मिलती है। पांचवा खंड काव्य व अन्य संस्कृत साहित्य। इस श्रेणी में कालिदास द्वारा रचित मेघदूत, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित कादंबरी, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति और इसी प्रकार अन्य साहित्यकार जैसे
मार्ग, शूद्रक, भाष्य, दंडी आदि के ग्रंथों को सम्मिलित किया जाए तो हमें तत्कालीन आर्थिक जनजीवन की जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक विचारक। प्राचीन कालीन ऐतिहासिक विचारकों के से भी आर्थिक विचारों के बारे में जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज की इंडिका, हेनसांग, फाहियान, इब्न बतूता आदि इतिहासकारों के ग्रंथों को पढ़कर आर्थिक विचारों का संकलन किया जा सकता है। फाहियान के द्वारा यह लिखा हुआ है कि गुप्त काल में जनता का आर्थिक जीवन काफ़ी उच्च था। जनता पर राजा के द्वारा नाम मात्र के कर लगाए जाते थे। स्पष्ट है शासक वर्ग अधिक कर लगाने के पक्ष में नहीं थे। ऐतिहासिक विचारकों में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उल्लेख भी अति आवश्यक है, जिससे हमें उस काल की आर्थिक जानकारियाँ प्राप्त होती है। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में आर्थिक विचार सुसंगठित नहीं बल्कि यत्र तत्र बिखरे हुए थे। अतः उनका क्रमबद्ध अध्ययन करना वर्तमान में आवश्यक है, क्योंकि आर्थिक विचार सामाजिक व राजनीति में सम्मिलित थे। उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, परंतु फिर भी प्राचीन स्रोतों के से उपलब्ध जानकारी के आधार पर हमारे अर्थशास्त्री प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारों की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इसका प्रमुख कारण था कि हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि हैं या शासक वर्ग था, उनमें अर्थ के प्रति इतनी अधिक लालायित नहीं थे और वह चार पुरुषार्थों में केवल एक अर्थ को एक पुरुषार्थ मात्र मान करके जीवन यापन का दृष्टिकोण बनाते थे। और यही कारण है कि प्राचीन काल में धर्म सर्वोपरि था और व्यक्ति का जीवन उसके इर्द गिर्द धुरी में घूमता था और अर्थ का भी आधार व्यक्ति के धर्म से जुड़ा हुआ था।